हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रीवियस लेक्चर का एक रिवीजन लेक्चर। क्या है? प्रीवियस लेक्चर का एक रिवीजन लेक्चर। अच्छा कैसे? देखिए प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा, डायपोल खेले नहीं खेले भाई डायपोल से। एक छोटा सा प्यारा सा डायपोल लेकर आए, उस डायपोल को हमने बहुत अच्छे तरीके से उससे खेले। कैसे खेले थे सर, याद है? हमने डायपोल को कहां लेके गए थे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए। अरे हाँ याद आया। तो बच्चों लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे स्टेबल इक्विलिब्रियम की। किसकी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल की भी बात करी और स्टेबल की भी बात करी। अच्छा करी तो थी। अब सुनना बात को, इमेजिन करना, ठीक है। आज के लेक्चर में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक्स उसके और डिस्कस करेंगे डायपोल के लिए। देन हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर चले जाएं तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तीसरी आज हम बात करेंगे कुछ डायपोल से रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं हम अभी जस्ट करंटली हम क्या करते हैं, डायपोल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बच्चे वाले टाइप्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में और क्या बात हमें इंपोर्टेंट करनी थी, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। मैं छेड़ू एक बच्चा सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा नन्ना सा। उसने ये कहा, मुझे क्या कहा बच्चों, सुनना बात को। सुन रहे हो तुम? सर आप नहीं बोलोगे फिर भी हम सुन लेंगे। कैसे भाई? आपके हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ ज्यादा बकवास हो गया, ठीक है। तो बच्चों सुना, मान लो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब रहता नहीं है, बट फॉर्मूला बेसिस एक क्वेश्चन है तो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। ये इतना भयंकर क्वेश्चन है कि किसी पीएमटी एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूं, है ना। वैसे तो आपको खुद को हंसी आएगी। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है भैया? 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बहुत खतरनाक, वेरी गुड। इधर प्लस का क्यू, इधर माइनस का क्यू, बहुत बढ़िया। ये इसका मिडल पॉइंट है ओ। यहां से यहां का एंगल है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है एल। ये डिस्टेंस दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर। कितनी? ये ऐसे बोल देता हूं मैं, आपको ये कंप्लीट डिस्टेंस दी हुई है 2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। अब उस बच्चे ने क्या पूछा आपसे, एक चीज और, हाँ टॉर्क। अगर मैं बोलूं कि टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे, 4 न्यूटन मीटर। कितना हो रहा है? 4 न्यूटन मीटर। आपको क्या करना है, आपको निकालना है चार्ज की वैल्यू कि कितना अमाउंट का जो चार्ज है वो रखा हुआ है। डायपोल के जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है। पॉज करके वीडियो को ट्राई करो। नहीं होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हो गया क्या बच्चों? अरे यार देखो, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो भैया, पी ई साइन थीटा। कितना है टॉर्क का फॉर्मूला? पी ई साइन थीटा। बोलो हाँ यार। टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू बस 4, ठीक है सर, ठीक है। पी, अच्छा बच्चों डायपोल मोमेंट है पी, उसकी जगह मैं क्या लिख लूं? क्यू इंटू 2m। क्या लिख लूं? क्यू इंटू 2m। अच्छा ये 2 सेंटीमीटर में कोई लेंथ दी हुई है या ओनली एल की लेंथ दी हुई है? 2l की लेंथ दी हुई है। 2l क्या है? दोनों डायपोल के बीच की, सॉरी दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? क्यू इंटू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सारा कुछ यहाँ पे मीटर में, इसलिए मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। पक्का? हाँ अब ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻² रखो भैया। पी की जगह रखो q इंटू 2 इंटू 10⁻⁻, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, ठीक है भैया। e की वैल्यू बोल, 2 इंटू 10⁵5 साइन थीटा की जगह साइन 30। और आपको और मुझे अच्छे से पता है कि साइन 30 = 1/2 होता है। 4 = q इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। कुछ तो गड़बड़ है भाई। यहां तो कुछ तो गड़बड़ है। 2 इंटू 10⁻⁻²
ओके ओके ओके। पहले अपन क्या करते बच्चों, यहाँ से डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते। क्या करते, डायरेक्टली डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते। थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। पहले मैं क्या करता हूँ, डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालता हूँ। देखो निकालो भैया। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे और क्वेश्चन के बीच में। मैंने क्वेश्चन की मन की बात नहीं पूछी। ची ऐसे क्या करते हो। 2 × 10 की पावर 5 साइन 30 की वैल्यू बोलो भैया 1/2 साइन 30। ठीक है। 4 = P × 2 × 10 की पावर 5 × 1/2। 2 से 2 काट, P की जगह रखो Q × 2 × 10⁻⁻²। P की जगह क्या रखो, Q × 2 × 10⁻²। इंटू ये 2 से 2 कट, बचा क्या 10 की पावर 5। ठीक है। इसको सोल्व करो क्योंकि वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 4 2 टाइम्स 10 की पावर 5 और 10 की पावर -2 कितना हो गया, 10 की पावर +3 और ये +3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10 की पावर -3 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10 की पावर -3 कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन था। हो गया बच्चों, कॉपी किया। अब इसी से रिलेटेड में एक और अच्छा सा क्वेश्चन है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था डायपोल से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सुनना आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। वैसे तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, बट मैंने थ्योरी हटा के डायरेक्टली आपको डायग्राम से फील लेना, समझना बात को। उसने ये कहा बच्चों मुझसे कि आपके पास 2 डायपोल है। क्वेश्चन सुन लो पहले। उसने क्या कहा, आपके पास 2 डायपोल है। एक की वैल्यू है P1 की वैल्यू P के इक्वल है, P1 की वैल्यू क्या है P, और जो दूसरा डायपोल है वो है 64 टाइम्स ऑफ P। ठीक है। पहला वाला है P तो दूसरा वाला क्या है 64 टाइम्स ऑफ P। ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कहा कि P1 और P2 आपस में एक दूसरे के जो है अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए। P1 और P2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। ठीक है। तीसरी बात उसने मेरे क्वेश्चन में क्या बोली, तीसरी बात उसने मुझे ये बोला कि ये P1 और P2 के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये दोनों चीज है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए। भाई दोनों रखे हुए तो दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दी उसने 25 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको वो पॉइंट फाइंड करना है। देखो बच्चों सुनो, अब सीन क्या बन रहा है वो समझ लो। सीन कुछ ऐसा है, देखो सीन क्रिएट करने में तो आप लोग माहिर हो, है ना। ये एक चार्ज है +Q, ये इधर ले लेते -Q। ठीक है। और दूसरा डायपोल ये है +Q, तो ये एक मेरा डायपोल बन गया। पक्का, बिल्कुल पक्का। ये इसका मिडल पॉइंट जो मैं हमेशा बनाता हूं, यहां से यहां की L हो जाएगी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की L डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है P वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है P वेक्टर। दूसरा डायपोल रखा हुआ है यहां पर, ये थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं ताकि क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बड़ी है। अब बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अगर इधर -Q +Q ऐसे है तो इसका जो +Q और माइनस है वो चेंज हो जाना है। एक +Q इधर और एक -Q इधर। ऐसा क्यों किया बेटा मैंने, ऐसा क्यों किया, ये इधर प्लस और इधर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों डायपोल आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए। तो देखें इसके P के लिए तो डायरेक्शन ऐसी आएगी और इसके P के लिए डायपोल के लिए डायरेक्शन ऐसी आएगी, तो देख डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसने क्या कहा कि इन दोनों, ये इसका मिडिल पॉइंट O हो गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर। अब सुन, अब वो सब तो कहानी हो गई, मुद्दे की बात क्या है सुन, आपको देखते हुए करना। इस +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस तरफ, इस +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ये किधर होगा इस तरफ। मान लो इसको E2 मान लेता हूं, इसको 2 इसको 1। अब सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इधर होगा नहीं होगा, हाँ ये तो बात है। एक की तरफ इधर और एक की तरफ इधर, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं
बीच में, कहीं ना कहीं बीच में इस पूरे इन दोनों पॉइंट चार्जेस की लाइन को मिलाने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट ए आएगा जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट ए आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले डाइपोल से वो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है जहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। आपको ये एक्स फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करनी है जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, या जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि देखो इसकी वजह से इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सुनना फील लेना बात को, ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यानी कि इस वाले डाइपोल से इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है भाई, यहां पर ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा, जब इधर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 1 नंबर वाले डाइपोल से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 नंबर से लगने वाला डाइपोल से इलेक्ट्रिक, जो 2 नंबर के डाइपोल से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लग रहा हो और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लग रहा हो, तो क्या हो जाएंगे, आपस में डिस्कंटिन्यूट हो जाएंगे, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बोले तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको मुद्दे की बात क्या करनी है कि इस डाइपोल से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इस डाइपोल से इतनी ही डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस डाइपोल से इतनी ही डिस्टेंस पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो आपका जो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसको बराबर कर दो। तो पहले इससे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E1, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे पता चला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि इधर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। E1 बोले तो इस डाइपोल से स्मॉल x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लग रहा है, इस डाइपोल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फॉर्मूला है भैया, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, सिंपल सा ये फॉर्मूला था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू E2 की वजह से सोचो 2k, p की जगह p ही रखूं, डाइपोल मोमेंट की जगह p की जगह p ही रखूं, 64p, 64e। अब आई समझ, हाँ अब आ गई सर, अच्छा ठीक है बच्चे। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो इसको y की वैल्यू बताओ भाई। ये यहां से यहां तक 25, यहां से यहां कितनी है 25, और यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस x, तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, उसी के लिए 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। भाई 2kp अपॉन एक्स क्यूब लिखते थे, एक्स क्यूब की जगह यहाँ x था तो x लिख दिया, यहाँ जो डिस्टेंस थी वो कितनी है 25 माइनस एक्स बाई। इसको सोल्व करो डायरेक्टली में, इस 2 से ये 2 कट, इस k से ये k कट, ये p से ये p कट, यहाँ क्या बच गया 64 अपॉन, सॉरी यहाँ तो बच गया 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 64 अपॉन 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसका 1/3 ले लो, इनवर्स क्यूब ले लो इसका, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 64 का 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 का 1/3 यानी 1 इनवर्स क्यूब कितना होगा 4, 25 बाई माइनस एक्स। इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, जैसे x की पावर क्यूब से x की पावर क्यूब उड़ गई, यहाँ 1 की पावर क्यूब लिख दूं, और इसको क्या लिख दिया 64 को मैंने 64 को ऐसे लिख दो 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया, तो क्यूब से क्यूब यहाँ भी आ गया, तो यहाँ 1 यहाँ 4 बच गए। इसको सोल्व आउट करो तो x की वैल्यू आएगी बस 5 सेंटीमीटर, इसको सोल्व आउट करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले डाइपोल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। या दूसरे वाले की बात करो तो y की वैल्यू निकाल लो 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 4 बोले तो 21 सेंटीमीटर, यानी कि
दूसरे वाले डायपोल से 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और ऑब्वियसली बात है, देख जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो ज्यादा बड़ा होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाके जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास में जीरो होता है। चाहे आप चार्ज के लिए बात करो, चाहे आप डायपोल मोमेंट की बात करो, फिर कैसे कॉपी करो इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, एक मजेदार सा क्वेश्चन आया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। प्रीवियस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट क्या है, फिक्स है, मतलब वो डायपोल मोमेंट p की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सो डायपोल मोमेंट हैज अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट p व्हिच मेक्स एंगल विद x एक्सिस इज थीटा। मतलब कि इस तरीके से अगर मैं इसको x एक्सिस कंसीडर करता हूं, ठीक है, मैं इसे x एक्सिस कंसीडर करूं तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये हो गया ओके x एक्सिस। तो मैं अगर x एक्सिस कंसीडर करूं तो जो आपका डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट क्या कर रहा है, इस x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। When it's subjected to an electric field, E1 is equal to EIK, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, EIK। तो ये E जो है वो किधर लग रहा है, I के डायरेक्शन में, और आपको अच्छे से पता है कि x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के लिए है I के। कुल मिला के वो कहना क्या चाह रहा है कि पहले वाले केस में अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E जो है, E से डायपोल मोमेंट थीटा एंगल बनाता है, E से डायपोल मोमेंट कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। और जो उसका एक्सपीरियंस है टॉर्क, τ1 इज टॉर्क के। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये x एक्सिस से डायपोल मोमेंट बना रहा है तो यानी कि जिसकी डायरेक्शन क्या है वो बाहर है, इन दोनों के प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर है। तो वो क्या कह रहा है कि इनका जो टॉर्क है वो क्या है, क्या कहना चाहता है वो, इनका जो टॉर्क है वो के केट में। मैंने कहा ठीक है साहब। अब मुद्दे की बात क्या है बच्चों, पहले वाला केस तो सिंपल सा है, जरा τ1 की बात करता है, क्या आएगा भैया, वेक्टर हटा देते मैग्नीट्यूड की बात, PE sin थीटा, τ1 क्या आएगा, PE sin थीटा। अगेन वो क्या भाई, सिंपल सा है, PE sin थीटा, PE एंगल ले लिया मैंने, sin थीटा ले लिया, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम अब मैंने क्या किया इसको, व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू E√3 JK, व्हेन इट सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू E√3 JK। यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है, अब जो केस है वो कैसा है बेटा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको यहां बना देता हूं मैं, ये E आपका हो गया I कैप के लिए, और ये हो गया डायपोल मोमेंट थीटा एंगल पे, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब आपको ये तो x एक्सिस रही, लेकिन अब जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेना है, ऐसे लेना है, यानी कि पहले अगर I कैप में था तो अब कहां हो गया, ये J कैप पे हो गया, यानी कि आपका जो E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां लग रहा है, J कैप पे लग रहा है। डायपोल मोमेंट तो एज इट इज है, डायपोल मोमेंट को कोई चेंज नहीं किया, यानी कि डायपोल एंगल पहले भी x एक्सिस से थीटा एंगल पे था और अब भी कहां है, x एक्सिस से थीटा एंगल पे है। पहले कहां था, x एक्सिस से थीटा एंगल पे, और अब भी कहां है, x एक्सिस से थीटा एंगल पे। पहले वाले केस नंबर 1 में क्या डिफरेंस था, केस फर्स्ट में क्या सीन था कि जो थीटा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा था, x एक्सिस में था। केस 2 में क्या डिफरेंस आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां चला गया, J कैप में चला गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां चला गया, J कैप में चला गया। और E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, E2 की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ E, बोले तो E√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसका जो टॉर्क है वो निकालो, इसके लिए टॉर्क निकालो, ये लिख लेता हूं बच्चों में इसको, तो 2 इज इक्वल टू P, E की जगह क्या लिखोगे, √3E, E की जगह क्या लिखोगे, √3,
ई। साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा की जगह साइन थीटा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ, जो थीटा है वो तो कौन सा लेते हैं भाई, जो यहाँ पर साइन थीटा अपन एज्यूम करते हैं वो कौन सा एंगल लेते हैं? जो यहाँ पे साइन थीटा रखते हैं वो कौन सा रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल। यहाँ पे ये थीटा क्या है? ये थीटा है डायपोल मोमेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। अपने को यहाँ पर जो साइन थीटा रखने वाले हो आप, जो साइन थीटा रखने वाले हो, ये थीटा क्या रखोगे? ये थीटा रखोगे आप ये वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल रखोगे? ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का एंगल बोले तो 90 माइनस थीटा। कितना रखोगे? 90 माइनस थीटा। तो आपको यहां पर साइन थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। सो टो 2 इज इक्वल टू पीई साइन 90 माइनस थीटा। आई बात समझ? अगेन उसने बोल दिया कि इट एक्सपीरियंस टॉर्क टो 2 इज इक्वल टू माइनस टो 1। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, टो 1 इज इक्वल टू टो 2 पुट कर दो। अपने को तो एंगल से मतलब है, बाकी और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वैल्यू पुट करो, पीई साइन थीटा माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों? माइनस साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। माइनस साइन किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। कि अगर जैसे मेरा पहला जो टॉर्क है वो कहां लग रहा था? के कैप में, तो अब जो टॉर्क है वो कहां लगेगा? टो 2। इसकी वजह से जो टो 2 लगेगा वो कहां लगेगा? माइनस के कैप में। कहां लगेगा? माइनस के कैप में। और इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा था वो कहां लगेगा? प्लस के कैप। बस इतना सा लिखा है भाई। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि पहले आप के कैप में लगा रहे थे टॉर्क, अब कहां लगेगा? माइनस के कैप। खत्म। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अभी मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? ओनली मैग्नीट्यूड की। तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगाने वाला नहीं। √3e साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। P से P कट, E से E कट, यहां क्या बच गया? साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू √3। E वाला काम खत्म हो ही गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। इस साइन को इसके नीचे लेके जाओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √3। इस कोस थीटा को कहां लेके चला गया? नीचे लेके चला गया। साइन अपॉन कोस क्या बनता है? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू √3। जब टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3। तो जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर डायपोल मोमेंट रखा हुआ है। कॉपी करो इस क्वेश्चन को, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, बाकी काम सोल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब मैंने आपसे स्टार्टिंग वीडियो की स्टडी में बोला था कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बात करते हैं? जरा आओ जरा खोपचे में बताते हैं हम आपको। सर ऐसे खोपचे में कौन लेके जाता है भाई? अरे हम लेके जाते हैं। देख रहे, मान ले ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है तेरा। अब अच्छा सोच कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या सीन था कि सर मैंने जैसे ही डायपोल मोमेंट्स के साथ में छेड़खानी करी वो वापस कहां आ गया? अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया। यानी कि वो अपने जहां से है वहां से टच से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों ये मेरे डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर मत जाओ, बस भावनाओं को समझो। यानी कि डायपोल मोमेंट क्या करता है? अपने को टच से मस होने नहीं देता। चलो उसको टच से मस करते हैं। जैसे मानो ये प्लस का क्यू, ये आया इधर माइनस का क्यू आया। हाँ तो क्या भाई भाई सब खत्म बात मुद्दे की। वैसे ये है आपका एंगल थीटा है क्या? ये अब मैं क्या करता हूं, इस डायपोल मोमेंट को मैंने क्या किया था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आया था। वैसे मैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में इज्जत से लेके आता हूं। मैं कुछ तूफानी करने वाला हूं। क्या तूफानी करने देता? सर ऐसे किया आपने, ऐसे किया, ये आपके पास रखा मैंने प्लस का क्यू, ये रखा मैंने माइनस का क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2l। ठीक है, हो गया। अब जो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको डायपोल मोमेंट को क्या करूं? हल्का सा शिफ्ट करता हूं, टिक 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 थीटा एंगल पे। ये आपका प्लस क्यू इधर आ जाएगा और ये माइनस क्यू थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा।
यानी कि पहले डायपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने इसको हल्का सा चेंज करके इस तरीके से घुमा दिया, यानी कि टॉर्क किधर लग गया, इस पर, इस तरफ लग गया। टॉर्क किधर लग गया, इस डायरेक्शन में लग गया। बिल्कुल सही, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है बात। यानी कि केस करते हैं, when a dipole डाइपर नहीं है ये, डाइपोल है। हाँ, when a dipole is slightly change या slightly rotate from its original position। टिक 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 टिक। अच्छा, अब बच्चों होगा क्या कि जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पहले कितनी थी, इधर थी। अब क्या है, सारा काम सेट है, यानी कि ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात कर दी सर, मियां क्या बात कर दी तुम। सुन, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि डायपोल मोमेंट भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन। अब बच्चों होगा क्या कि जैसे ही मैं इसे हल्का सा चेंज करूंगा, ये जो है डायपोल मोमेंट ये क्या करेगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा। सुन सुन सुन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अब जैसे ही मैं इसे इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करूंगा एक एंगल पे, ये क्या करेगा, डायपोल मोमेंट क्या करेगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा या फिर थोड़ा सा और आगे भी जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। देख, जैसे ही डायपोल मोमेंट अब इस तरीके से हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा। अब ये डायपोल मोमेंट क्या करेगा, अपनी पोजीशन से जैसे ही मैंने छोड़ा इसको, वापस क्या कोशिश करेगा, यहां आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां से आने से पहले ये कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, इनर्शिया के कारण। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इसे समझना बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अब डायपोल मोमेंट भी इधर। मैंने क्या किया, इस डायपोल मोमेंट को हल्का सा चेंज किया। तो आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डायपोल मोमेंट को छेड़खानी करोगे तो वापस कहां जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा। लेकिन बच्चों जब अपनी पोजीशन पे आएगा तो अपनी पोजीशन पे ना रह के ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। क्यों, अरे भाई जैसे ही ये यहां से आ रहा है तो इसका कुछ इनर्शिया है, इनर्शिया के कारण ये यहां जाएगा, फिर यहां से वापस कहां आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। इस तरीके से ये क्या करता रहेगा बच्चों, इस पर्टिकुलर एक एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो अगर ये एसएचएम करेगा, तो अगर ये डायपोल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। इफ डायपोल execute SHM, then find its time period. Simple सा बात, then find its time period, कैपिटल T। तो क्या करो, अगर ये SHM एग्जीक्यूट करता है तो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अपन थोड़ा सा रोटेशन का यूज करेंगे। किसका, रोटेशन का। 11th में पढ़ी थी रोटेशन सर, बस 11th में ही नाम मत लो, ऊपर से आप रोटेशन का नाम ले लो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सुन बात, ज्यादा काम अपने को है नहीं। मुद्दे की बात ये है कि जैसे ही बच्चों में इसे इस तरह से लाऊंगा, अभी डायपोल मोमेंट इस तरीके से रखा हुआ, मैंने इसको हल्का सा चेंज किया थीटा एंगल पे, तो क्या किया मैंने, टॉर्क लगाया। अब जैसे ही मैं इसको लाऊंगा तो ये वापस क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मैंने तो क्या किया, इसको इस डायपोल मोमेंट को छेड़ा और इस तरीके से टॉर्क इस तरीके से एक एंगल पे मूवमेंट कर दी। तो ये जैसे ही मैंने हाथ हटाया, ये क्या डायपोल मोमेंट वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। जैसे ही फिर मैंने इसको छेड़ा, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये यहाँ आने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है। जो टॉर्क क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है। ये टॉर्क क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है। यानी कि जैसे ही मैंने इस डायपोल को अपनी पोजीशन से चेंज किया, इसमें टॉर्क रिस्टोर हो गया बेटा। क्या हो गया, एक टॉर्क रिस्टोर हो गया। जो रिस्टोर टॉर्क ने क्या किया, इसको वापस से अपनी पोजीशन पे लेके जाने में मदद करी। तो बोलो जय माता दी। नहीं रिस्टोरिंग, जैसे याद है आपको
स्प्रिंग वाले केस में रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते थे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सेम केस यहां कर दो, रिस्टोरिंग, ज्यादा लफड़ेबाजी की बात नहीं है, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क को कैलकुलेट कर लो, टो इज इक्वल टू बोलो या पीई साइन थीटा। अब बच्चों एक बात मुझे राज की बताओ, क्या मैंने बहुत ज्यादा इसको डिस्प्लेस किया, छोटा सा? मैंने इस डाइपोल मोमेंट को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया या छोटा सा किया? छोटा सा किया, बिल्कुल स्लाइटली किया। देख लिखा हुआ है स्लाइटली, मतलब बिल्कुल छोटा सा चेंज। अच्छा ज्यादा करता तो क्या होता? ज्यादा करता तो ये पतली गली से निकल देता भाई साहब। ज्यादा करता मैं इसको तो ले बुरा मान के वापस चला जाता। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा चेंज नहीं किया। यानी कि थीटा इज टू स्मॉल, थीटा इज टू स्मॉल, थीटा इज टू स्मॉल। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा को निकाल दो पतली गली से, साइन थीटा को गायब कर लो। तो साइन थीटा की गायब करके क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। तो बच्चों कायदे से आप क्या लिखोगे? पीई थीटा। क्या लिखोगे? पीई साइन थीटा की जगह थीटा। अब सुन, वहां क्या होता था? कहां? स्प्रिंग में F इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। यानी कि अगर वो अच्छे से लिखूं तो F क्या होता था? माइनस के एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। बोले तो अगर फोर्स है तो जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी? माइनस में होती थी। क्यों? क्योंकि जिधर तू फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता था। याद है? इधर भी देख ले, इधर देख, तू थीटा किधर मेजर कर रहा है? थीटा किधर मैंने बनाया था ना, इस तरफ नीचे की तरफ। और टॉर्क किधर लग रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क तेरा किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो थीटा किधर लगा रहा है? मेजर कर रहा है। थीटा तूने कहां मेजर किया? इस डायरेक्शन में। अब यहां से आ गया तो टॉर्क किधर लगा तेरा? ऊपर की तरफ। टॉर्क किधर लगा तेरा? ऊपर की तरफ लगा। ऊपर करेगा इसको, मान ले तेने थीटा इधर मेजर किया, तेने थीटा यहां मेजर किया, तो यहां आने के बाद इस पर टॉर्क किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यानी कि थीटा और टॉर्क दोनों क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। यानी कि थीटा और टॉर्क एक दूसरे के क्या है? आमने सामने। तो थीटा नहीं लिखना है मुझे, थीटा की जगह क्या लिखना है? माइनस थीटा लिखना है। थीटा की जगह क्या लिखना है? माइनस थीटा। तो पीई माइनस थीटा लिखना है, पीई माइनस थीटा। ओनली वेयर माइनस साइन shows that restoring torque is opposite to the angular displacement। भाई थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, जो टॉर्क है वो क्या है? थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या है? अपोजिट है। सेम कैसे जो अपन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में लिखते थे वो यहां पे लिख दिया, टो इज इक्वल टू माइनस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों टो का फॉर्मूला क्या होता है? रोटेशन में टो इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रॉम रोटेशन। चलो रोटेशन पे घूम के आते थोड़ा सा। फ्रॉम रोटेशन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इज इक्वल टू क्या होता है? आई इनटू अल्फा। ओहो ये तो, अरे यार F इज इक्वल टू a में होता है, तो इसी तरीके से टो इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा होता है। मोमेंट ऑफ मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ होता है इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। क्या दिक्कत है? टो इनटू आई अल्फा, सिंपल। तो आप यहां पर टो की जगह क्या पुट कर सकता हूं? आई इंटू एल्फा पुट कर सकता हूं। आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस का पीई थीटा। ये जो माइनस थीटा था ये बाहर लिख दिया, माइनस पीई थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो करो, हमें क्या। अब देखो सुनना बात को, अगर एसएचएम की बात करूं मैं, सिंपल एसएचएम की बात करूं तो एसएचएम में क्या होता है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। ओमेगा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ बाकी सब तो ठीक है। ये कहाँ होता है? लीनियर एसएचएम। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो ए की जगह अल्फा, रोटेशन में क्या करता था मैं? जहां ए है वहां अल्फा पुट किया। ओमेगा में कोई चेंज नहीं, जहां एक्स है
जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पुट कर देता। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। ठीक है, इस वाले माइनस को भी थोड़ा सा इज्जत देके बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये थीटा से ये थीटा खत्म, थीटा से थीटा खत्म। ओके सर, ओमेगा का फॉर्मूला कितना आया और ये माइनस से माइनस भी खत्म। यहाँ क्या बच गया पी ई अपॉन आई, पी ई अपॉन आई ओमेगा का फॉर्मूला, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई अपॉन आई। तो अगर और अच्छे से सोल्व करूं इज्जत से तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट पी ई अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट पी ई अपॉन आई। अब मुझे तो कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड और आप ओमेगा ओमेगा खेल रहे हो। अरे भाई नाराज काहे होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी तो फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई की जगह 2 पाई, ओमेगा की जगह पुट करो, हटो। t इज इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन ओमेगा है तो आई पी अपॉन पी ई अपॉन आई है, इसको उल्टा कर दो, आई अपॉन पी ई, आई अपॉन पी, ये होता है टाइम पीरियड। अगर कोई डाइपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो एसएचएम, अगर किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेगा एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। अगर आपसे बोले कि नहीं फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी ले भाई, फ्रीक्वेंसी भी ले। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी, तो ये 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा पीई अपॉन आई ओवर द रूट 1 अपॉन 2 पाई। खत्म, फिर जस्ट अपोजिट कर दो यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी सी और डीप में चला जाए तो आपको रोटेशन दे देगी, ज्यादा से ज्यादा रोटेशन दे देगा, तो इसे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। रोटेशन दे देगा तो क्या निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये था आपके, अगर कोई डाइपोल मोमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी, या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट पी ई अपॉन आई। खत्म। बड़े चालाक होते जा रहे हो यार, हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे और रोटेशन का रिवीजन कर लिया, ये देख रोटेशन का रिवीजन खत्म, ठीक है। कॉपी करो बच्चों। अभी तक के केसेस हमने क्या पढ़े, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी टाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो बात। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि उसका जो नेट फोर्स है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, हमेशा 0 होगा। दूसरी बात, उसका जो टॉर्क है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो उसकी मर्जी, सिचुएशन डिपेंड है, कहां 0 होगा कहां 0 नहीं होगा वो आपके अच्छे से जान चुके हो बच्चों। अगर इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी डाइपोल को रख दूं तो कैसा होगा। सर पहले तो मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बताओ। तो तुझे याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने तुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सिखाया था। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हर पोजीशन पर, हर पॉइंट पर क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि अलग अलग होगी, ठीक है। तो क्या साथ में होगा, इसके साथ में अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बात सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है कि इसके हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंज हो रही है। इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी चेंज हो रही है। मान लो इसी तरीके से मैं इसको यहां कहीं एक प्लस क्यू रख देता हूं और एक माइनस क्यू रख देता हूं और एक मैंने ये डाइपोल बना दिया, अट्रे एडमिट, हाँ ये क्या बना दिया मैंने, डाइपोल बना दिया, डाइपोल बना दिया। तो मुझे बताओ इसके साथ क्या होगा, क्या इसका फोर्स 0 हो पाएगा।
फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? देख, यहां पर जो E1, इसके लिए E1 अलग होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस E2 ये अलग होगा। अब अगर दोनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, इन दोनों में मुझे रिलेशन बता, कौन ज्यादा कौन कम? सर E1 कम और E2 ज्यादा। कैसे पता चला? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी देख के पता चला। यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहाँ डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सिंपल सा लॉजिक। देख लो E1 इज लेसर देन E2। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा जरा F1 की वैल्यू बता दो क्या होगा? Q इंटू E1। भाई चार्ज तो सेम है ना, Q Q, बस E1 और F2 की वैल्यू बता। सर Q इंटू E2 लिख दो, Q इंटू E2। मैंने कहा ठीक है भाई। अब जरा इन दोनों में रिलेशन बता कि F1 कहां, F1 और F2 आपस में बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? बराबर तो नहीं होंगे। इसका मतलब अभी वाले केस में क्या है? F1 इज लेसर देन F2। कैसे पता चला? E1 E2 के रिलेशन से। E1 अगर इज लेस देन E2 सो F1 इज लेस देन F2। यानी कि यहां पर F नेट कब जीरो हो रहा था? क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि F1 और F2 आपस में बराबर हैं। और क्या यहां पर बराबर है? यहां पर बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स तो जीरो, यहां पर F नेट तो जीरो नहीं होगा। F नेट तो जीरो नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट कॉपी करो। टिक 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 टिक। If a dipole is in non-uniform electric field, then net force is not equal to जीरो। यानी कि F net is not equal to जीरो, यानी कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं टॉर्क की। आओ जरा टॉर्क की बात करते हैं। तो मतलब यूनिफॉर्म केस में क्या था? टॉर्क जीरो भी हो सकता था और जीरो नहीं भी हो सकता था। यहां बात करते हैं टॉर्क किस पे डिपेंड है भैया? TE sin थीटा। टॉर्क किस पे डिपेंड है? TE sin थीटा। साइन थीटा की तो बात छोड़ो, साइन थीटा की तो बात छोड़ो। क्यों? अरे भाई साइन थीटा तो एंगल है, उसकी तो बात छोड़ो। बात करते हैं ई की, बात करते हैं ई की। तो बताओ क्या ई यहां पर चेंज है? क्या ई यहां पर हर पॉइंट पर चेंज? यहां पर अलग, यहां पर अलग। इन दोनों पॉइंट्स के लिए ई अलग है, दोनों पॉइंट्स के लिए ई अलग है। बट क्या जीरो है? जीरो नहीं है। इसका मतलब टॉर्क कभी भी यहां पर जीरो नहीं होगा। तो टॉर्क तो पहले भी जीरो नहीं था, टॉर्क तो पहले भी जीरो नहीं था, वो तो एक स्पेशल केस में जीरो हुआ है। बट यहां पर जीरो नहीं होगा। टॉर्क तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं था जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म डाइपोल लिख दिया हमने, है ना? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, ठीक है। टॉर्क तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो नहीं था, बट वो तो एक स्पेशल केस था उसका, जहां पे जीरो हुआ। तो यहां पर भी सेम केस। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क is not equal to जीरो। टॉर्क ठीक है बच्चों, ये सही नॉन यूनिफॉर्म की कहानी। वैसे नॉन यूनिफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, बहुत ही कम कैसे। वैसे तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं नॉन यूनिफॉर्म से, ठीक है। कैसे बनते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आप स्टडी क्या करोगे? हर एक फील्ड पर, हर एक पॉइंट पर जो है आपका फोर्स भी चेंज होगा और टॉर्क भी चेंज होगा। करो इसको, कॉपी करो। ओके बच्चों, here is नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। होके कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक बात कही गई है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है,
बट ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, बट इट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस ही डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव जेड एक्सिस इस तरफ, तो इस तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ हर एक लेंथ में पर यूनिट लेंथ ये कितना बढ़ रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है साहब। बट सो यू हैव टू फाइंड द फोर्सेस एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम व्हिच इज हैविंग अ डायपोल, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस डायपोल पर कितना टॉर्क लग रहा होगा और कितना फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ये किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। इसका केस है नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म का केस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, कांस्टेंट होता, यानी कि आपका जो फोर्स है वो 0 हो जाता। तो बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही, उसने बोल दिया इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस है। अब यहाँ पे टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। यहाँ पे टॉर्क के साथ दो केस है कि 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ये आपको फाइंड करनी है। बट एक चीज कंफर्म है कि यहां पर फोर्स यानी नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा, यानी कि आपको नेट फोर्स को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, कॉपी पेन उठाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, सर बता दूंगा। तो जो ये क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस में, मान लो इस तरीके से मैं फोटो बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं फोटो, टू पैच, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी मान लो, खटक, और एक ये इधर होगी माइनस जेड एक्सिस पीछे की तरफ, ये बोर्ड से आगे होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस कहां होगी, बोर्ड के पीछे होगी माइनस जेड एक्सिस। इसने एक जादू बोला है क्या कि जो डायपोल है वो कहां है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये कहां है, ये है आपका नेगेटिव जेड एक्सिस में 10⁻⁷। तो जो डायपोल मोमेंट है वो कहां है माइनस जेड एक्सिस में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आपकी तरफ, और जो डायपोल मोमेंट है वो मेरी तरफ, यानी कि बोर्ड से पीछे, दीवार के पीछे। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भैया 180 हो गया। और अगर टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, डायपोल मोमेंट किधर है, इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, तो साइन 180 इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू रखो, रखने की जरूरत है, कोई रखने की जरूरत नहीं, फिर भी रख देता हूं 10⁻⁷, ए की जगह ई ही रहने दो, साइन 180 की जगह रखो साइन, डायरेक्ट ही पुट कर देता हूं। तो टॉर्क तो कितना आ गया 0, टॉर्क तो कितना आ गया 0 आ गया। तो टॉर्क का काम तो खत्म, खत्म, टॉर्क तो कितना आ गया 0 आ गया। बचा क्या फोर्स। अब फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बच्चों डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है 10⁻⁷, ठीक है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू L, Q इंटू 2L, ऐसे लिखते हो। अब बच्चों ये क्या है, पर यूनिट लेंथ बढ़ रही है, यानी कि उस जो लेंथ है उसकी छोटी सी लेंथ, उसको जो लेंथ है क्या मानी मैंने, लेंथ का एक छोटा सा पार्ट माना, उसको मैंने लिख दिया dl। लेंथ में चेंज कितना हो गया dl, छोटा सा चेंज, Q इंटू dl, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको d-7। बच्चों इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है क्या आपको, नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दी हुई नहीं, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिया हुआ है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, क्या दिया हुआ है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, यानी कि हर लंबाई में हर लेंथ बाय लेंथ में पर यूनिट, हर एक इकाई लेंथ में, मान लो अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो हर 1 सेंटीमीटर में कितना चेंज हो रहा है 10⁵, पर यूनिट लेंथ वाइज कितना चेंज हो रहा है 10⁵ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्या सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब यहाँ छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, चेंजेस की बात कर रहा हूँ, तो क्यू ई की जगह क्या लिख दूं, क्यू इंटू डी ई लिख देता हूँ। क्यू इंटू ई की जगह क्या लिख दूं, क्यू इंटू डी ई लिख देता हूँ। ठीक है भाई, मुझे रेट पर यूनिट लेंथ तो नहीं दी हुई है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे को लिख दिया मैंने क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी। अब जो मैं क्या करता हूं, डीएल से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू डीई, और डीएल से मैं इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, और डीएल से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर नीचे। तो बच्चों डीई इंटू डीएल तो मुझे पता है, इसको थोड़ा सा एडिटिंग करके लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये डीएल को मैं आगे लेके जाएगा, क्यू इंटू डीएल ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। और डीई अपॉन डीएल को एक साथ लिख लिया, डीई अपॉन डीएल को मैंने एक साथ लिख लिया। क्यू इंटू डीएल की वैल्यू तेरे को पता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। डीई अपॉन डीएल की वैल्यू तेरे को पता है 10 की पावर 5। -7 और +5 कितना हो गया, -2, 10 की पावर -2। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, 10 की पावर -2। ये देख, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, कुछ तो वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। तो और 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये केस था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों आपके एनसीईआरटी का ये। तो बच्चों इसके लिए हम बात करते हैं, आज की क्लास को यहीं डिसमिस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल के हिसाब से अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वो आपको थोड़ा सा, जो बच्चे कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ओनली बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो उस वीडियो को, आने वाले 2 वीडियोस को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले जो 2 वीडियोस होंगे वो कंपटीशन के लेवल के होंगे। मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया, याद है पहले लेक्चर में जब चार्ज के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही ऊपर कुछ क्वेश्चंस है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी सरफेस पर तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं।